के हमारे साथी, आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया है देश भर में जो एक ऐसा मुद्दा हमारे सामने आया है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, और जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ पिछले दिनों चाहे वो अदालत का लोअर कोर्ट का फैसला आया हो, कन्विक्शन, उसका घटनाक्रम और उसके बाद का घटनाक्रम, ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे जो तथ्य हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो बातें हुई हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन ये सिर्फ एक कोर्ट के फैसले की बात नहीं है। कोर्ट का फैसला किस प्रकार से आया और उनके लोकसभा की सदस्यता किस तत्परता से समाप्त की गई, ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गहरी चाल का हिस्सा नजर आ रही है। राहुल जी की पदयात्रा के बाद आपने देखा कि कैसे देश में माहौल बदल रहा था। राहुल जी ने बातें उठाई अपने पदयात्रा के दौरान, राहुल जी ने बात उठाई जब संसद का सत्र हुआ उसके दौरान। साथियों, हम ये सारा ब्यौरा आपके सामने अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि राहुल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी की शायद किसी दूसरी रग पर हाथ रख दिया। संसद में उन्होंने 2 सवाल पूछे, मूल रूप से 2 सवाल पूछे। क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन हैं? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते थे क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस थी। ये पैसा कहाँ से आया? ये किसका काला धन है? और ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। ये कोई क्यों नहीं जानता किसका पैसा? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? राहुल जी ने ये पूछा, और राहुल जी ने ये सारी जो बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध है, वहां से निकालकर ये सवाल पूछे। दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अडानी से रिश्ता क्या है? उनके विमान की तस्वीरें आप सबने देखी। उनका रिश्ता आज से नहीं, पहले से कितना गहरा रिश्ता है ये सब जानते हैं और सबने देखा है। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी जी की तस्वीरें दिखाई, और स्टेट बैंक ने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया, इसके बारे में भी दस्तावेज राहुल जी ने दिखाए।
मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने देखा उन्होंने किस तरह से बोला सदन में, इस बात पर तो वो आए ही नहीं जो सीनियर नेता विपक्ष का सवाल आपके सामने रखता है, आपको उसका जवाब देना होता है, उसके बारे में आपको कुछ कहना होता है। लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सारी बात को एक तरफ रख दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और उसके विपरीत राहुल जी द्वारा उठाए गए सवाल, उनके वक्तव्य सदन के रिकॉर्ड से मिटा दिए गए, हटा दिए गए। और यही हाल आपने देखा राज्यसभा में, जहां हमारे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने जो बातें कही, कविता भी बोली, उसको भी रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। इतना क्यों डरते हैं? तो क्या समझते हैं कि ये बातें जनता के बीच में जाती हैं, जनता समझती नहीं है क्या? या इनको ये लगता है कि कोई भी कविता, कोई भी बात, कोई भी शायरी केवल उनकी ओर है? तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है ना साथियों। वरना इतना क्यों घबरा जाते हैं? पार्लियामेंट में, सदन में कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं कही गई, ऐसी कोई बात नहीं जो एक्सपंज करने लायक हो या कहा गया हो कि ये शब्द एक्सपंज करने वाले हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं। लेकिन सारा रिकॉर्ड दोनों सदनों से हमारे नेताओं ने जो बातें उठाई वो निकाल दी गई। और इसके साथ में आपने एक और बड़ी रोचक बात देखी है पिछले दिनों। क्या कारण है कि संसद को सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रहा? ऐसा होता है कभी? सत्ता पक्ष का उनके इंटरेस्ट में होता है, सरकार के इंटरेस्ट में होता है कि सदन चले। सदन चलाना उनकी जिम्मेवारी होती है। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के साथ बातचीत करता है कि हमको सदन चलाना है, गिव एंड टेक करते हैं कि चलो हम आपको ये उठाने देंगे, सदन चलना चाहिए। ये उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि सदन का नेता सत्ता पक्ष का होता है, उनकी जिम्मेवारी। लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते, सदन को चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि सदन चलेगा तो ये सवाल सामने आएंगे, सदन चलेगा तो राहुल गांधी जी सामने आएंगे, सदन चलेगा राहुल गांधी जी बोलेंगे। और साथियों, जब राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, और आप देखते हैं कि किस तरह से इनके मंत्री और सभी लोग एकदम निकलकर, राहुल गांधी जी ने कुछ बात ना भी कही हो तो उनकी कल्पना ऐसी है कि वो ऐसी बातें बना लेते हैं और एक झूठ बार बार बोलते हैं, और उन्हें लगता है कि वो झूठ बोलने से लोग उसे मान लें। राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए कि उन्होंने विदेश में जाकर कुछ कहा। सारी बात रिकॉर्ड की है, सारी बात कही जा चुकी है, सार्वजनिक की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस बात कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी 2 बार। राहुल गांधी जी खुद अध्यक्ष महोदय से मिलकर आए कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। उनका अधिकार था, उनका अधिकार था बोलने का। वो सांसद थे, और अगर किसी सांसद के बारे में कुछ कहा जाए उसका अधिकार होता है रूल्स के मुताबिक कि वो जवाब दे। लेकिन ये राहुल जी के जवाब से डर गए, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जहां एक और सदन की कार्रवाई को रोका गया, पूरी सोच समझकर सत्ता पक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई को रोका गया, वहीं दूसरी ओर दूसरा पैरेलल एक घटनाक्रम भी चल रहा था। और ये बात है
जो राहुल गांधी जी के ऊपर केस चलाया गया सूरत में। साथियों, मैं वो भी आपको दूसरा घटनाक्रम भी आपको सुनाना चाहूँगी। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण दिया था राहुल जी ने। 16 अप्रैल 2019 को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई वहाँ की अदालत में, लोअर कोर्ट। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से रोक लगाने की खुद मांग की और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अपनी ही बात पर, अपने ही केस पर खुद रोक लगवाई हाई कोर्ट में जाकर, और हाई कोर्ट ने रोक लगाई। 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रिश्तों पर सवाल उठाया। 16 फरवरी, घटनाक्रम देखिए, 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में जो स्टे लगाया हुआ था अपने अनुरोध को वापस ले लिया, और 27 फरवरी को 2023 निचली अदालत में सुनवाई एकदम फिर से शुरू हो। 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया, साथ के साथ दोषी भी ठहरा दिया और 2 साल की मैक्सिमम सजा भी सुना दी। 24 मार्च को 23 को ये हुआ, और 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। अब साथियों, 2 सवाल हैं। एक है कानूनी कार्रवाई, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो सेंटेंस सुनाया गया हमारे विचार हैं, देश का विचार है कि ये इतना ज़्यादा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट लीगल सवाल हैं, वो हम अदालत में हमारे वकील साहिबान उठाएंगे। अदालत की कानूनी लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। इस लेवल पर जहाँ जाकर जो करना होगा वो हम कानूनी बात अलग रखते हैं। तो पहला तो सवाल है कानून। साथियों, दूसरा सवाल आ जाता है कि इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किस प्रकार से इस मुद्दे को ट्विस्ट दिया, कैसे इसको इस्तेमाल किया। क्योंकि ये मत भूलिए कि मूल बात ये थी कि राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो सरकार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। और उसी घटनाक्रम में आप देख लीजिए कि तुरंत उनकी सदस्यता भंग की जाती है, खत्म की जाती है, और साथ के साथ साथियों उनको कहा जाता है कि आप मकान खाली कीजिए। अब ये किस स्तर की सोच है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी को कहते हैं कि आप अपना मकान खाली करो। अभी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है, हमें समय मिला है आगे जाने का, अदालत में जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो इनकी ओछी सोच है उसका प्रमाण आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी जल्दी सदस्यता खत्म, और उसके साथ कितनी जल्दी कि आप मकान खाली करें। जैसे तो उस मकान के बिना ये सरकार नहीं चल रही, ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। खैर, राहुल गांधी जी इन चीज़ों में कभी ना पढ़े हैं ना पढ़ सकते हैं। उन्होंने साथ के साथ चिट्ठी लिख दिया कि मैं मकान उससे पहले ही खाली कर दूँगा। तो बात मकान की नहीं है, लेकिन उनकी सोच की, कि किस प्रकार की सोच
वो दिखा रहे हैं हमारे देश में। साथियों, जो पहला मुद्दा था जो इन्होंने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बात कही, ये सरासर बेबुनियाद सफ़ेद झूठ है। राहुल गांधी जी ने कहा, जब वहाँ के हमारे यहाँ के लोकतंत्र की बात की, कि भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का हमारे देश के लोकतंत्र में अटूट दृढ़ विश्वास है। एक बार नहीं, बार बार ये बात उन्होंने कही है। और आज की भी जो बुनियादी लड़ाई है वो है देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। एक तरफ तानाशाही ताकतें और एक तरफ हमारे देश का लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ये है। एक और बात, जो भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनके अध्यक्ष नड्डा जी ने क्या कहा? नड्डा जी ने कहा बीच में ओबीसी, कि ये तो ओबीसी के खिलाफ। अब जब कुछ और नहीं सूझता तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है हमारे समाज को बांटने की, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, तो इन्हें कुछ और नहीं सूझा कि हम किस आधार पर इन सब बातों को लेकर आएं। तो उन्होंने सोचा कि हम ओबीसी कार्ड खेलें। अब इसमें ओबीसी कार्ड कहाँ आता है? राहुल गांधी जी कभी भी आज तक उन्होंने कोई जाति विशेष की राजनीति नहीं की, गरीब की राजनीति की। और ये दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब का हाथ थामा है। हमारे दो मुख्यमंत्री हैं ओबीसी के, 3 में से 2 मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। तो ये क्या उंगली उठाना चाहते हैं? केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओबीसी कार्ड आया कहाँ से? और ये जिनके नाम वहाँ पर लिए गए हैं, क्या वो तीनों ओबीसी हैं? बता दें। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप मुझे बताइए कि क्या भ्रष्टाचारियों की कोई जाति होती है? तो इसमें भ्रष्टाचार की लड़ाई है या जाति की लड़ाई? अब भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अब जातियों पर इस देश की समाज को बांटना चाहते हैं। और क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है, आपने क्यों नहीं वहाँ पर जाकर कोलार में केस दायर किया? क्यों जाकर गुजरात में किया? बहुत सी बातें हैं साथियों। और जब कुछ बचा नहीं है तो ये इस तरह की बात करते हैं। एक और बात आती है सामने साथियों कि ऐसे मानहानि के अनेकों केस आए हैं, आते हैं अदालतों में। आप एक भी केस बता दीजिए जहाँ पर इतनी तत्परता के साथ बिना इंक्वायरी किए आपने 2 साल की सज़ा सुना दी। कभी हुआ? कभी भी किसी भी मानहानि केस में ऐसा हुआ है कि 2 साल की सज़ा सुना दी गई? ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। एक उदाहरण सामने आता है, उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद आर.के. पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था। ये संगीन मामले हैं और उनको सजा कितनी मिली? केवल 1 साल। उनकी सदस्यता कैसे रद्द हो? 2 साल की तो होनी चाहिए ना, तभी सदस्यता रद्द होगी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं।
आज जिस तरह से ये हमारे केवल राहुल गांधी पर नहीं लेकिन पूरे लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे 135 करोड़ लोग, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष, लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया, सबको देखना होगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम क्या रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई साथियों हर जगह लड़नी। हमारे अनेकों महापुरुषों ने, गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, मौलाना ने और देश के करोड़ों देशवासियों ने लड़ाई लड़ी। करोड़ों देशवासियों के बिना कोई भी लड़ाई नहीं पूरी हो सकती। हर जगह, हर समुदाय, तब कोई जाति नहीं देखी जाती थी। सबने उस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। कभी देश आज़ाद हुआ था बरतानवी हुकूमत से, विदेशी ताकतों से। अगर तब हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते तो ये देश क्या कभी आज़ाद हो सकता? ये ताकत है लोगों की। और हम आज आज़ाद देश में हैं। जिस आज़ादी को आप सबके, हम सब के पूर्वजों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल की, आज हमने उस आज़ादी को बचाना है। केवल राहुल गांधी की बात नहीं। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संसद में हो या ना हो। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनसे जो एज एमपी उनको मकान अलॉट हुआ था वो वापस इतनी जल्दी ले लिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है उसको आपने, लोगों ने, हमने, हमारी पार्टी ने देखना है। तो साथियों, ये लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने देखा कि हमने शुरुआत की महात्मा गांधी जी के समाधि पर बैठकर संकल्प सत्याग्रह हमने शुरू किया। यहाँ पर आपने किया, जगह जगह पर किया। आने वाले वक्त में हम इस संघर्ष को, लोकतंत्र के संघर्ष को, रुचि के लिए बता देती हूँ, कल हमारा लाल किले पर मशाल शांति मार्च था और आपने देखा कि कैसे पुलिस ने हमारे नेताओं को, महिलाओं को किस तरह से उठाकर उन्हें गाड़ियों में भरा लेकर गए। प्रेस वार्ता करेंगे, इन सब बातों को उजागर करेंगे। और 29 मार्च से 8 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह का शुभारंभ होगा। सभी ब्लॉक और मंडल इकाइयाँ नुक्कड़ सभा करेंगी और इन सभी मुद्दों पर जनता को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया और मीडिया के अभियान भी हम लगातार समानांतर चलाते रहेंगे। इकतीस को करें प्रेस वार्ताएं जिलों में, और उसके बाद सभी ब्लॉक्स में, मंडल में हमारे जिला स्तरीय नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नीचे तक, ज़मीन तक हम लोग जाएंगे। 3 अप्रैल से शुरू करेंगे हमारी यूथ कांग्रेस, NSUI, दूसरे फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ पोस्ट कार्ड अभियान हम चलाएंगे। और इसके अलावा आगे हम जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रोग्राम करते रहेंगे। 15 से 20 अप्रैल तक है जिला स्तर पर, 20 से 30 अप्रैल में करना है हमने राज्य स्तर पर। और उसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो समय समय पर आप लोगों के साथ हम साझा करते रहेंगे। तो साथियों,
आज आप आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारा यही आग्रह है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए केवल राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी केवल सिंबल है, एक सिंबल है। हमने बचाना है देश के लोकतंत्र को और राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और हमें खुशी है कि विपक्ष पूरी तरह से इसमें सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इन अलोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ और सभी मिलकर, विपक्ष मिलकर हम इन मुद्दों को लोगों तक लेकर जाएंगे और संघर्ष जारी। आप बताइए। मैडम, आज इसी मामले में जिसमें लोकसभा ने संसदीय के सांसद हैं मोहम्मद फैसल, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने से पहले लोकसभा ने उनकी सदस्यता पर से बहाल कर, इसका कोई असर पड़ेगा राहुल गांधी के को लेकर? देखिए, हम राहुल गांधी जी के मामले को बिल्कुल अलग तरह से देख रहे हैं। राहुल गांधी जी का मामला है जो एक राजनीतिक रूप से, तभी मैंने सारा घटनाक्रम आपको बताया। राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है, राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए है और वो हमारी लड़ाई जारी है। आपने कहा कि सभी विपक्ष अब एकजुट हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा सारे विपक्ष जो भ्रष्टाचारी है और एक मंच पर आ गए और देश विरोधी, वो आप कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष जो भ्रष्टाचार है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को कह रहे हैं। मैं आपको, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उनके वक्तव्य तो हम बार बार देखते हैं। जिस भाषा जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उनके मंत्री जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा लग रहा है कि समूची भारतीय जनता पार्टी, इनका नेतृत्व बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। आज की जो ये स्थिति पैदा हुई है उससे घबरा गए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी, चाहे इसे थोड़ा व्यंग मान लीजिए, कि जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, एक दिन अगले दिन अगर वही लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि उनका गंगा स्नान, अमृत स्नान हो गया है और वो एकदम पवित्र होकर गंगा में से निकल रहे हैं और वो सब पवित्र हो गए। ये आप एक बार नहीं बार बार देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन उनकी इस बात को कोई गंभीरता से कोई लेता भी होगा, क्योंकि आपके सामने अनेकों उदाहरण हैं जिनके बारे में एक दिन कुछ कहा जाता है इन्हीं द्वारा और अगले दिन उनके गीत गाए जाते हैं। पवित्र हो जाते। इधर से पूछ लो। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो यही कहा है कि हम जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई के तौर पर हम लड़ेंगे, तो हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन जो इसके पीछे ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है वो तो राजनीतिक है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। और ये भी आपकी बात सही है कि जब कोई भी बात होती है, ये अपने मंत्रियों को, अपने इनको नेताओं को ऐसे फील्ड में भेजते हैं मीडिया के सामने, और अब उनकी भाषा का क्या स्तर रह गया है, मंत्री हैं, सो कॉल्ड सीनियर हैं, अब उस पर क्या टिप्पणी की जाए। मुश्किल ये है कि जिस निम्न स्तर की भाषा और सोच का प्रमाण ये लोग देते हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह की सोच और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी हमने नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा गरिमा में रहकर बात की, लेकिन इनकी शब्दावली में, इनकी डिक्शनरी में शायद गरिमा शब्द कहीं है ही नहीं। राजनीतिक लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हमारा दिल साफ है, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को जब टारगेट किया गया है तो ये राहुल गांधी को टारगेट नहीं किया गया, राहुल गांधी को टारगेट इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए, राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया देश के लोकतंत्र को बचाने का। राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ऐसे सवाल पूछे हैं
और अडानी जी के बारे में ऐसे सवाल पूछे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद पसंद नहीं आए, तो इसलिए वो खुद चुप्पी साधे हैं और अपने मंत्रियों को फील्ड में भेजकर बात इस तरह की भाषा का प्रयोग करवा रहे हैं। बीजेपी का लगातार कहना है कि ये जो कार्रवाई ये पूर्व की कार्रवाई है, हमने नहीं की है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसको गलत तरीके से प्रचारित कर रही है। हमने तो जो प्रचार प्रसार करना है आपके सामने हमने बोला, गलत सही क्या है ये आकलन तो जनता और आप लोग करें और देखें, क्योंकि जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं वो तथ्य रखें। ये लोग जो बात करते हैं ये केवल भाषा का प्रयोग करते हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमने तो तथ्य आपके सामने रखे हैं, फैसला करें। ये सवाल था, ये हर बात के विरोध में इस सावरकर का जिक्र कैसे हुआ है? नहीं, देखो वो एक उस समय की प्रासंगिक बात जो कह दी वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं आज के दिन और जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, हमारी असली लड़ाई वो है और सारा विपक्ष उस लड़ाई में हमारे साथ बातें हैं। पहली बात कि समाज को बांटना वो उनका पहला एजेंडा है। दूसरी बात, चुनाव आ रहे हैं, लेकिन चुनाव जहां आ रहे हैं और अगर ये चाहें कि भुनाना चाहेंगे ऐसे मुद्दे को, ओबीसी कार्ड को, तो मैंने पहले कहा कि इनमें से 2 राज्यों में तो हमारे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। मैंने क्या कहा था मुझे मालूम है, और जो मैंने कहा वो आपके सबके रिकॉर्ड में, मैंने ये कहा था कि हम इसको रिव्यू करें। मैडम, आप कह रही हैं राहुल जी गर्भवती अभी लोकसभा में है, तो ये पूरा प्रकरण जो बचा हुआ है, राहुल जी लोकसभा में रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से अपनी बात उठा पाएंगे। ये प्रकरण को माफी मांग के कोई सॉल्व कर रहे हैं, इसमें केवल एक आप फिर गलत हिसाब से ये सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य थे। राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने विदेश में कुछ कहा और वो माफी मांगे। उस संदर्भ की बात सुन लीजिए। वो संसद के सदस्य थे, उनके ऊपर कहा गया कि उन्होंने इस तरह की बात की है। राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे मौका दीजिए बोलने का, क्योंकि मैं सदस्य हूँ और मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये मेरा अधिकार है कि मैं सदन में जाकर अपनी बात रखूं। उन्होंने चिट्ठी लिखी 2 बार माननीय अध्यक्ष जी को, खुद जाकर मिले माननीय अध्यक्ष जी से, लेकिन सत्ता पक्ष ने सदन की कार्रवाई रोकी और राहुल जी को वहां पर बात रखने नहीं दी। उनको जो भी कुछ कहते अडानी जी के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने पहले भी कहा, वो अपनी बात रखते। लेकिन इस बीच आप ये देखिए, इतने दिन सदन की कार्रवाई रोकी गई, सत्ता पक्ष द्वारा रोकी गई, और उसके बाद और ये जवाब आने, ये बहस नहीं है, आपने सवाल पूछा मैं आपका जवाब दे रही हूँ। और उन्होंने जब अपनी बात रखनी चाहिए, सत्ता पक्ष ने सदन की कार्रवाई रोकी और मीनवाइल बीच में अदालत का ये आया, उनका आदेश आया और फटाफट 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी ऐसा है, हमारे साथी मीडिया से हमारे साथ ये बात मैंने सबसे पहले घटनाक्रम आपके सामने रखा। अब इसका निष्कर्ष आप निकालिए।
देखिए, अदालत ने फैसला सुनाया और उसके फौरन बाद जो हुआ और अदालत में भी जिस प्रकार से ये केस चला, मैंने सारी तारीखें आपके सामने रखी। उंगली मैं नहीं उठा रही, निष्कर्ष आप निकालिए, निष्कर्ष आप निकालिए कि ये किस तरह का घटनाक्रम हुआ है अदालत में। आप निकालिए निष्कर्ष। मैडम सवाल ये है मैडम, आपने अभी एक संसदीय अधिकारों को लेकर एक सवाल उठाया और चिंता ये है कि अभी विधानसभा में भी ये चिंता जताई गई। रविंद्र चौबे संसदीय मानव कार्य मंत्री और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हमारे 70 विधायक हैं और वो 2 घंटे बोलते हैं और बीजेपी के 16 विधायक हैं वो 3.5 घंटे बोलते हैं। तो हम इस तरह से संसदीय परंपराओं के पक्ष का सम्मान करते हैं। इसी तरह बंगले की बात हुई तो इस राज्य में कई 2-3 भाजपा विधायकों को सरकारी बंगले हासिल है, कांग्रेस ने उनसे छीने नहीं है। तो ये जो संसदीय परंपराओं का पालन करने की जो कांग्रेस पहल कर रही है, क्या कांग्रेस इस बाकी के बाद अब भीड़ का जवाब कर सकते हैं? देखो, हम जो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई में जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों के साथ ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, राजनीतिक लड़ाई में भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रही बात बंगलों की, मैंने कल भी कहा और मैं आज फिर दोहराया और फिर तीसरी बार मैं कह रही हूँ कि इसका रिव्यू लिया जाएगा और यहाँ पर हमारी सरकार इसको देखेगी कि क्या कैसे है। आज के दिन जो पहले जिन कारणों से दिया गया, क्या आज के दिन वो कारण अभी भी हैं, नहीं है, क्या है, तो रिव्यू तो वही लेंगे। देखो ऐसे नहीं, वो एक क्लोज मीटिंग थी विपक्षी नेताओं के साथ और जो वहाँ पर हुआ, जो बाहर आया वो अधिकृत तौर पर कहा जाए। देखिए, आज के दिन सारी चीज़ें हम अभी देख लें, समझ लें, कह दें, जिस तरह से घटनाक्रम होता है, एक एक बात होती है। अभी हमने कहा कि हम अदालत में भी देखेंगे इस चीज़ को कानूनी रूप से। राजनीति अपनी जगह, हम राजनीतिक रूप से लोगों के बीच में जाएंगे। जो जब आएगी बात, उस समय पार्टी फैसला लेगी। मुझे तो लगता है मैडम कि माफ़ी तो इनको मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, जो ये नीरव मोदी जैसे लोगों को ओबीसी की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं। माफ़ी तो ये मांगे ओबीसी से। वो भ्रष्टाचारी हैं और अगर कहा गया तो भ्रष्टाचारी किसी भी जाति का है, हमने कहा। लेकिन ये उनको क्या ओबीसी दिखा रहे हैं जिन्होंने इतनी करोड़ों, हजारों करोड़ों की चोरी की है, उनको ओबीसी का ठप्पा लगाना चाह रहे हैं क्या ये? या उनको बचाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं?